बाग से मिलता जुलता है, या फिर 1936 में लाहौर का मंजर तहरीक आजादी के सालाना जलसे के फौरन बाद का दिन है। इस तस्वीर में कितना कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इनके चेहरे भी पहचाने से हैं, इनके चेहरों पर मायूसी और गुस्से की तहरीरें भी, इनकी उम्रें, इनके जज्बे, मैं उन सब से वाकिफ हूं। यह शायद सन 1942 और इलाहाबाद है। चौक के बीचों बीच बने गोल जजीरे के जंगले में फौज की फौज खड़ी थी, जमकर बंदूकें ताने दारा खींचे कंधों पर, और हुजूम एक लोगों का वाहे लहराता हवा में मुट्ठियां बीचे। नारों की आवाज यही थी, इसी तरह चली थी गोली, इसी तरह कुछ लोग मरे। और सड़क पर खून बहा था। चौक के बीचों बीच मगर लोहे के उस जंगले के अंदर एक अंग्रेज का बुत था पहले, अब गांधी की मूर्ति है। चौक वही है, लोग वही, और वही है, पर ये तो सन 1992 है। ये तो सन 2013। पर मंजर तो वही है। अंधेरा हुआ। अच्छा, अभी से वाकिफ हूं। यह शायद सन 1942 और इलाहाबाद है। चौक के बीचों बीच खड़े गोल जजीरे के जंगले में फौज की फौज खड़ी थी, जमकर दाया खींचे बंदूकें ताने कंधों पर, और हुजूम एक लोगों का वाहे लहराता बल्ली बल्ली हाथ उछाले हवा में मुट्ठियां बीचे। नारों की आवाज यही थी, इसी तरह चली थी गोली, इसी तरह कुछ लोग मरे। एक शब्द और लोगों के हाथ में तब भी ऐसा एक झंडा, लोगों के हाथों में तब भी ऐसा ही झंडा था। नारों की आवाज यही थी, इसी तरह चली थी गोली, इसी तरह कुछ लोग मरे। और सड़क पर खून बहा था। चौक के बीचों बीच मगर लोहे के उस जंगले के अंदर एक अंग्रेज का बुत था पहले, अब गांधी की मूर्ति है। लोग किसके मेरे नहीं। खराशे 2002 में हमने किया था, गुजरात के दंगों के बाद हमने ये नाटक किया था, मगर इसका विषय दंगों पर है और उसका गुजरात के दंगों से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि जो पिछले 40-50 साल में अलग अलग देश के हिस्सों में दंगे होते रहे हैं, ये एक तरह से उनकी पड़ताल करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि ये दंगे हर बार इस तरह होते क्यों हैं और इन दंगों के पीछे सोच क्या काम करती है। क्योंकि हुआ ये है, अगर आप देखें कि ये दंगे में ऐसे लोग मरते हैं, परेशान होते हैं, जिनका उन दंगों से कुछ लेना देना नहीं होता, ना तो उस विषय से कुछ लेना देना होता जिससे दंगे शुरू होते हैं, ना वो दंगे करवाते हैं, ना उनका उससे रोजी रोटी होती है। मगर कहीं ना कहीं हम लोग धर्म के नाम पर, सांप्रदायों के नाम पर बह जाते हैं इमोशनली और ख़ुद अपना नुकसान करते हैं। तो ये कोशिश है एक तरह से बार बार लोगों को सजग करते रहने की कि अगर ऐसी कोई स्थिति आए जहां आप दंगों में हो तो आपकी सोच क्या होगी। आप धर्म के आधार पर डिसाइड करेंगे क्या करना है या इंसानियत को आगे रखेंगे। तो ये शो इंसानियत की बात करता है एक ऐसे समय में जब अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हर धर्म का आदमी मूलतः एक इंसान है। वैसे ऐसे कम्युनिकेशन जब हमने शुरू किया था तो इसी नाटक से शुरू किया था और इसी सोच के साथ शुरू किया था कि हमें अपनी बात कहनी है, वो बात जो एक आम आदमी तक पहुंच सके। और हम बतौर एक्टर्स और जितने भी दोस्त हमारे साथ इसमें जुड़े हैं, अतुल हैं, यशपाल हैं, सारे हैं, वो हम अपनी बात कह सकें, इसलिए हमने नाटक ये ज़रिया चुना ये सारी बातें कहने का। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पिछले 12 सालों से एक साथ वही टीम, वही एक्टर्स अभी तक वो कर रहे हैं। इनफैक्ट 12 साल हो गए और हम सब लोग यही सोचते रहते हैं कि ये कुछ तो नया लेकर आएंगे। एज एन एक्टर यू आर सेइंग द सेम स्टोरीज, वही नज़में हैं, वही बातें हैं, वही डायलॉग्स हैं। तो हमारे लिए अब चैलेंज हो गया है कि हम उसमें और नयापन क्या ला सकते हैं। सैड बात यह है कि जो हमें अंदर से ज़्यादा बाहर से मोटिवेशन मिल जाता है इस पर्टिकुलर नाटक खराशे को जीवित रखने में, क्योंकि आज भी हम जब थिएटर से बाहर निकलते हैं अपनी आम जिंदगियों में वही सब चीज़ें देखते हैं, सुबह पेपर्स में देखते हैं, दिन भर न्यूज़ में देखते रहते हैं, वही चीज़ें देख रहे हैं और वही सैड के वो अभी तक ये बातें ज़िंदा हैं, जिसकी वजह से हम अभी भी मोटिवेटेड हैं कि हम खराशे को ज़िंदा रखें। लेकिन हमारे खराशे के अलावा
3 और ड्रामे भी हैं, 3 और नाटक हैं जिनमें मंटो है, सादत हसन मंटो की कहानियाँ। और सादत हसन मंटो ने जो अपने बारे में खुद लिखा था, तो सादत हसन मंटो को सूत्रधार की तरह रखा है और उनकी कहानियों के हिस्से हमने इसमें जोड़ के एक नाटक तैयार किया है मंटो मंत्रा के नाम से। और उसके अलावा एक और ड्रामा है पांसा, जो महाभारत के बैकग्राउंड पर है। पवन वर्मा जी एक बड़े मशहूर अंग्रेज़ी के साहित्यकार हैं, देश के डिप्लोमैट भी हैं, रह चुके हैं। और पवन वर्मा जी ने युधिष्ठिर और द्रौपदी नाम से एक लंबी अंग्रेज़ी की कविता लिखी थी, जिसको गुलजार साहब ने ड्रामेटाइज किया है, अनुवाद किया है और हमारे लिए 1 घंटे का एक ड्रामा लिख कर दिया है, जिसका नाम पांसा है, जो हम करने वाले हैं। उसका विषय महाभारत से जुड़ा हुआ है। फिर एक और चौथा हमारा ड्रामा है हमसफ़र, जो एक ऐसे युगल की कहानी है, कपल की कहानी है, जो शादी के 15 साल बाद अलग होने का विचार रखते हैं और फिर आने वाले 10-12 साल में उनके जीवन में क्या होता है, ये कहानी उसके बारे में। तो ये कुल मिला के हमारे 4 नाटक इस बार पृथ्वी पर है, जिसमें ज़ाहिर है खराशें हमेशा, क्योंकि हमारा पहला नाटक था जिसमें हम सब एक साथ एक मंच पर आए थे, वो ख़ास जगह रखता है। और हम खराशें को फिर जनता के सामने इस बार लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि वो ऐसे नाटक को देखें। और इतने अच्छे कलाकार, अतुल कुलकर्णी, यशपाल शर्मा, निसार, अमित, लुबना, ये सारे लोग उसमें ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो वाकई दर्शकों के लिए नायाब एक्सपीरियंस होता है। वे वेरी हैप्पी कि हम वापस फिर वो सारे ड्रामे लेकर पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज़ जितनी भी डेटें हमें मिलती हैं, और अगर आप देखें ऐसे कम्युनिकेशन में बहुत सारे तरह के नाटक करें, तो ये चारों बिल्कुल अलग अलग सोच के नाटक हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी डू इन ऐसे कम्युनिकेशन। हर तरह का एक नाटक आपको मिल जाएगा, एक फैमिली ड्रामा से लेकर एक बहुत गंभीर बात तक। सो आई होप द ऑडियंस एंजॉयज अस। देखिए, फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट, रीच जो है, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक ये दोनों का कंपैरिजन गलत है। ये कहना कि कौन ज़्यादा सशक्त है, कौन उसके जो व्यावसायिक जो कमर्शियल आपको एडवांटेज फिल्म में मिलती है, थिएटर में बिल्कुल नहीं मिलती। क्योंकि थिएटर में हर बार आपको नए सिरे से वही चीज़ करनी होती है। फिल्म में एक बार आपने किसी भी कीमत पर फिल्म बना दी, फिर वो 10, 20, 15 साल तक, जब तक कोई उसका रीमेक ना करे, चलती है। जबकि ड्रामों में ऐसा है कि जब मोमेंट यू क्रिएट इट डाइज, तो हमें हर बार नए सिरे से उस पूरे नाटक को लिमिटेड ऑडियंस के लिए हर बार करना पड़ता, पर वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोनों को अगर कंपेयर करने जाएं तो आई थिंक एक तो ये मान लेना चाहिए कि फिल्म के अपने व्यावसायिक प्रेशर, व्यावसायिक कारण अलग हैं। फिल्म की में आपके पास जो साउंड और विजुअल का एडवांटेज है, वो थिएटर में उस तरह से नहीं है। लेकिन जो इंसान का एडवांटेज थिएटर में है, वो सिनेमा में नहीं है। तो जो सशक्त जीवंत माध्यम है, जो इमीडिएट दर्शक तक पहुंचता है और एक शेयर्ड लाइव एक्सपीरियंस है, उस शेयर्ड लाइव एक्सपीरियंस पे आप कोई कॉस्ट नहीं रख सकते। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि हम जो सबसे महंगी चीज़ है, यानी इंसानी एंडेवर, इंसानी क्रिएटिविटी, एक अभिनेता का 2 घंटे मंच पर काम करना, हम उसको ज़ीरो वैल्यू मानते हैं। वो बहुत गलत है। इसलिए ये प्रश्न उठता है बार बार, वरना थिएटर अलग है, टेलीविज़न अलग है, न्यूज़पेपर अलग है और न्यूज़ टेलीविज़न की अलग है। अब आप इसमें क्या बोलेंगे? इसको उसके अपने अपने कारण हैं, अपनी अपनी वजह हैं। और जिस तरह और चीज़ों का रूप बदला, ये बदला, मगर थिएटर का समहाव रूप इसलिए नहीं बदला कि थिएटर उन सारी शर्तों को एक हद के बाद नगण्य या न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके सहारे हमारे यहाँ सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदलता है। यानी हमारे फिल्में कितनी भी महंगी हो जाएं, थिएटर के लिए सिर्फ एक ऑडियंस चाहिए और एक अभिनेता चाहिए। फिल्म के लिए तो आपको टेलीविज़न, इक्विपमेंट, ये वो दुनिया भर के, तो इसलिए इट्स अबाउट, आई थिंक दोनों का कंपैरिजन ही गलत है। कहना कि कौन ज़्यादा है, उसके अपने गुण हैं, इसके अपने गुण हैं। थैंक यू।